Hello and welcome to the video series on political science. Today we will discuss about Arab Spring. This is a very most important topic on political science on the point of view of CBSE board also. Okay, the most important topic Arab Spring. Now अरब स्प्रिंग को क्या बोला गया है, जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं, जो एक तरह से रेड ग्रीन एंड ऑरेंज कलर में जो कंट्रीज है ये पूरी तरह से धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हो गई थी इस मूवमेंट में, इस अरब स्प्रिंग में. इसमें बात की जा रही है कि अरब स्प्रिंग को क्या बोला जाता था. अरब स्प्रिंग को अरब अवेकिंग भी बोला गया और इसके बाद डेथ ऑफ फियर भी बोला गया, यानी कि जो एक तरह से मतलब मौत का जो डर है, ठीक है. तो इसको कई नामों से परिभाषित किया गया. ये बहुत ही मोस्ट फेमस इवेंट है, एक मूवमेंट है, एक तरह से प्रोटेस्ट हुआ अरब कंट्रीज में. और उसके बाद जो अभी तक मतलब उसका सल्यूशन कई देशों में मिल चुका है और कई देशों में अभी तक एक तरह से सिविल वॉर के रूप में ये जो है वो चल रहा है. अभी तक उसका सल्यूशन जो है पूरी तरह से नहीं मिल पाया है. तो अरब स्प्रिंग जो है वो कैसे शुरू हुआ और कैसे धीरे धीरे करके जो आसपास की और अरब कंट्रीज थी और कंट्रीज जो थी, जो पड़ोसी जो देश थे, वो किस तरह से जुड़ते चले गए इस मूवमेंट में, इस प्रोटेस्ट में. आइए देखते हैं, शुरू करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है, ठीक है. तो मेरे साथ बने रहिएगा. इसमें बात करते हैं अरब स्प्रिंग की. ये देखिए किस तरह से जो पिक्चर में दिखाया गया है, जो मूवमेंट जो है वो शुरुआत हुई. इसमें प्री डेमोक्रेसी अपराइजिंग दैट द इन्वॉल्व एंड सेवरलाइज्ड इन मुस्लिम कंट्रीज. इसमें मुस्लिम कंट्रीज जो थी वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होती गई, जैसे कि टूनिशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट एंड बहरीन. इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो एक तरह से पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट के दौरान एक तरह से पॉपुलर मूवमेंट जो था वो बन चुका था, जो बहुत लंबे समय तक चला. अब इसको अरब स्प्रिंग ही क्यों बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह से प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ तो अल्टीमेटली रिजल्टेड जो आए एक तरह से कंट्रीज टू कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती गई कंट्रीज, जैसे कि ट्यूनीशिया, इजिप्ट एंड लीबिया. एंड ये जो मूवमेंट जो था बहुत ज़्यादा मतलब अपने गोल को सिद्ध करने के लिए, उसका गोल क्या था मूवमेंट का, कि उसको फ्रीडम चाहिए थी, उसको कल्चर फ्रीडम चाहिए थी, डेमोक्रेसी चाहिए थी एंड एक तरह से इक्वलिटी, जहाँ पर दूर दूर तक इन कंट्रीज का नाता इन शब्दों से था ही नहीं. बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप थी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं था, ठीक है, अनइक्वलिटी थी. तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है वो मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ, ठीक है. मूवमेंट जो था एक तरह से दबा हुआ था, लेकिन आप देखिए बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हुआ. मूवमेंट जो था वो बहुत मतलब प्रेशराइज तरीके से दबा हुआ था. दबाया किसने हुआ था? डिक्टेटर जो वहाँ के राजा थे, जो वहाँ के एक तरह से राजा ही मान लीजिए, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरे देश की जनता को, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया, कोई नेटवर्किंग का सिस्टम नहीं था, न्यूज़पेपर, टीवी, इस तरह से, ताकि लोग जो हैं वो यूनाइट ना हो पाएँ, लोग जो हैं फ्रीडम की बातें ना करें और हमारे दबाव में रहें. अब बहुत ही मतलब एक तरह से इंटरेस्टिंग जो घटना हुई यहाँ पर, एक तरह से बात करते हैं कि जो अफ्रीका के जो देश थे, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज थी, धीरे धीरे इस मूवमेंट में जो थी एक तरह से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती चली गई और उसके बाद अपने डिफेंस के लिए वो किस तरह से लड़ना शुरू किया उसने. यहाँ पर अरब स्प्रिंग जो है वो किस तरह से शुरुआत हुई, एक तरह से जैस्मिन रेवोल्यूशन था, जिसको जैस्मिन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है. अरब स्प्रिंग के कई नाम हैं. इसको फेसबुक रेवोल्यूशन भी बोला गया है, इसको अरब स्प्रिंग भी बोला गया है, इसको अरब अवेकिंग भी बोला गया है, इसको डेथ ऑफ फियर भी बोला गया है. अब शुरुआत कैसे होती है ये देखिए. जैसे मैंने बताया कि जो मूवमेंट जो था, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसको दबाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से. यहाँ पर बात करते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना है, जैसे मैंने बताया कि जैस्मिन रेवोल्यूशन जो है एक तरह से अरब स्प्रिंग का ही नाम है.
इसमें देखिए क्या होता है कि बात शुरू होती है दिसंबर 2010 व्हेन जो टूनेशियन स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं, ठीक है, जो एक तरह से सब्जी और फल बेचने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बजाजी। वो मतलब उसने उसके साथ क्या होता है कि उसके उसको काम करने से मना कर दिया जाता है, और उसके जो एक तरह से गवर्नमेंट जो थी, जो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के साथ वैसे भी उसके एक छोटा मोटा क्राइसिस जो है वो चलते रहते थे, क्योंकि वो एक ईमानदार किस्म का था। उससे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से घूस जो है वो मांगते रहते थे जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते थे, लेकिन इसने देने से मना कर दिया बजाजी ने, मोहम्मद बजाजी ने। तो उसको वहाँ पर जो है ठेला लगाने से जो है सब्जी बेचने से मना कर दिया। तो इसके उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा और गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया, उसको एक तरह से टॉर्चर किया गया, जिसको वो सहन नहीं कर पाया जो बजाजी था। तो उसने जो था ये जो शुरू किया एक तरह से मूवमेंट, और उसने अपने आप को एक तरह से आग लगा ली, और ये मूवमेंट जो था बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गया। ठीक है, वॉयलेंट कैसे हो गया? क्योंकि जब एक तरह से उसने तंग आकर, एक तरह से गवर्नमेंट से तंग आकर, जो डिक्टेटरशिप से तंग आकर, जो उसको ईमानदारी से काम नहीं करने दे रही थी, उससे ज़बरदस्ती जो थी वो घूस मांग रहे थे, या फिर गवर्नमेंट का डिक्टेटरशिप जो थी वो बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से ऐसे एक आदमी नहीं था, ऐसे हजारों सैकड़ों आदमी थे जो इस तरह से दबाव में आकर काम कर रहे थे। लेकिन इससे ये जो बजाजी जो थे, मोहम्मद बजाजी, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से टॉर्चर सहा, और उसके बाद इन्होंने तंग आकर अपने आप को ही फायर कर लिया। एंड देन इसके बाद मतलब ये जो इंसिडेंट था, इसके बाद अरब स्प्रिंग की जितनी कंट्रीज थी वहाँ पर जो था मूवमेंट जो था वो फैलता चला गया। इसमें जाइन एल एब्दैन जो बैन जो थे, जो प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने अपने आप को एक तरह से फ्ली कर दिया, अपने आप को मतलब वहाँ से सत्ता छोड़ दी, और वहाँ से मतलब 20 सालों तक वो शासन कर रहे थे। उसके बाद अपना जो है गद्दी छोड़ने के बाद जो उस नाउ यहाँ पर देखते हैं आप कि जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक चेंज आया। डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसके बाद अक्टूबर 2011 में, जब उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी प्रेसिडेंट ने, और उसके बाद एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इन देयर ऑन नेशन। एंड नाउ धीरे धीरे करके दूसरी कंट्रीज में जैसे कि एक राइजिंग हुआ, एंड इन कैरियो में, इजिप्ट में, एंड सिमिलर इज द बहरैन जो सिटीज़ जो थी, एंड अनदर जो सिटीज़ जो थी एविडेंस इन कंट्रीज सच एज लीबिया, सीरिया और यमन। ठीक है, यमन जो थी वहाँ पर भी इस तरह से ये जो कंट्रीज थी वहाँ पर ये जो था जो स्प्रिंग जो था, अरब स्प्रिंग जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। यहाँ पर बात करते हैं जो अरब स्प्रिंग जो था, जिसको पीपल स्प्रिंग भी बोला गया, यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया 1968 में, जिसको प्रैग स्प्रिंग भी बोला गया, एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट था ये। वेस्टर्न मीडिया बिगेन पॉपुलराइजिंग द टर्म अरब स्प्रिंग इन 2011। जो मीडिया जो थी, वेस्टर्न मीडिया जो थी, उसने इस जो मूवमेंट को, जो ये मूवमेंट हुआ था, ठीक है, इस अरब स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर कर दिया था। ठीक है, धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज जो थी उससे इंस्पायर हो रही थी। अब बात करते हैं कि अरब स्प्रिंग आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मीन्स कि उसके इस घटना के बाद क्या रूप लिया। इस घटना के बाद जो इजिप्ट कंट्री थी, ठीक है, इजिप्ट की बात करते हैं, तो इजिप्ट में जो शासन था वो कहीं ना कहीं, इजिप्ट की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक मतलब कॉन्सेप्ट पे हुआ कि जैसे कि हौसनी मुबारक का जो था शासन था, ये भी एक डिक्टेटर थे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया, प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ? 25 जनवरी 2011 में जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो इन्होंने एक तरह से वहाँ से अपनी मतलब अपना रूल को उसने छोड़ दिया, और कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट हो गया तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं मोहम्मद मोरसी जो थे उनका रूल आया,
एंड मोहम्मद मोरसी जो थे एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर जो थे, उनका मतलब आर्मी का रूल आ गया। आर्मी ने ये कहकर सारा जो पावर थी, सारी जितनी भी पावर थी इजिप्ट की अपने हाथों में ले ली कि हम फ्रीडम लेकर आएंगे, हम इक्वलिटी लेकर आएंगे, हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग भी जो थे, लोग कहीं ना कहीं आर्मी के सामने नहीं टिक पाए, नहीं टिक पा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा मोर एफिशिएंट कोई वेपन नहीं थे, और जो लोग जो थे बेचारे कहीं ना कहीं असहाय हुए आर्मी के सामने। तो अब जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो प्रेसिडेंट हौसनी मुबारक के अपनी अथॉरिटेरियन छोड़ने के बाद, अपने अपने आप को वहाँ से रिमूव करने के बाद, अपनी सत्ता छोड़ने के बाद जब आर्मी का रूल आ गया, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर एक तरह से सिविल वॉर जो है वो शुरू हो गया। अब आप देख सकते हैं जो अरब स्प्रिंग था कहीं कहीं पर जो है वो सफल हुआ। जैसे कि बात करते हैं कि ट्यूनीशिया की, तो वहाँ पर वो सफल हुआ, वहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शंस आए, डेमोक्रेसी आई। लेकिन कुछ देशों में जो ये अरब स्प्रिंग के शुरू हुआ था, वहाँ पर जो है एक तरह से सिविल वॉर जैसी स्थिति। अब यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट जो कंट्री है लीबिया। लीबिया में किसका शासन था? मुअम्मर गद्दाफी का शासन था। गद्दाफी को आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा फेमस थे ये। यहाँ पर अब थोड़ा सा टॉपिक ले लेते हैं लीबिया का बैकग्राउंड का। 1951 में इनको आज़ादी मिली थी, किससे? इटालियन से। नाउ 1967 में जो एक तरह से मोहम्मद गद्दाफी का जो है, एक तरह से एल गद्दाफी जो थे उनका शासन आ चुका था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उन्होंने ऐलान कर दिया था। मतलब एक तरह से पहले तो डिक्टेटरशिप तो थे ही वो, उन्होंने जनता को बोल दिया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकती थी, यानी जनता का शासन तो हो नहीं सकता था। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर जो माफिया जो लोग थे, जो बहुत ज़्यादा दबंग लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसमैनेज कर दिया था, जिस वजह से क्रांति जो है वो मतलब शुरू हो चुकी थी, सिविल वॉर शुरू हो चुका था। ये टेररिस्ट को जो था फंडिंग करते थे, जो गद्दाफी जो थे, इनों की अभिलाषा, इनकी आशा ये थी कि थर्ड जो है वर्ल्ड होना चाहिए। थर्ड वर्ल्ड को वो प्रेफरेंस देते थे, जैसे कि यूएसएसआर और यूएसए जैसे कंट्रीज थी, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड। और इस तरह से वो कहते हैं जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरेबियन कंट्रीज है, लीबिया है, और ये जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, वो एक तरह से थर्ड वर्ल्ड की श्रेणी में आनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो खैर दूर की बात है। लेकिन लीबिया में जब 15 फेब 2011 में प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका था, जिस वजह से जो गद्दाफी जो है एक तरह से उसका डाउनफॉल हुआ, और सिविल वॉर जो है वहाँ पर शुरू हो चुका था। यहाँ की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हैं, किस तरह से गद्दाफी को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें कि एक तरह से यूएसए ने उसको मतलब घेर कर मारा था। कई बार ऐसा बोला जाता है कि मतलब लोगों ने ही उसको पत्थर मार मार के उसको मार दिया था। तो ऐसी वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जो गद्दाफी के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। यस, यहाँ पर बात करते हैं कौन से देश की? सीरिया की। ठीक है, एक एक कंट्री के बारे में आप को बताया जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अपने जो अरब कंट्रीज जो थी, कि जहाँ पर आपने पहले टूनीशिया को पढ़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं लीबिया एंड इजिप्ट को पढ़ा। अब बात करते हैं सीरिया की। ठीक है, सीरिया में किसका शासन था? बशार अल असद का। यानी कि अगर टूनीशिया की बात करते हैं, उसके बाद जो अरब जो स्प्रिंग था, आफ्टरमैथ मतलब ये जो घटना के बाद क्या रूप लिया, एक तरह से अरब स्प्रिंग की जो घटना होती है उसके सेवरल ईयर के बाद क्या रूप लिया, एक तरह से यहाँ पर सीरिया में भी जो प्रोटेस्ट जो थे वो शुरू हो चुके थे, जिसमें तुर्की की बात करें या ग्रीस की बात करें, जो वेस्टर्न यूरोप जो कंट्री थी वो इसमें शामिल हो चुकी थी। मिलियट जो ग्रुप थे, आईएसआईएस जो थे, वो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कैलिफेट या खिलाफत को, एंड नेशन गवर्नमेंट इस्लामिक लॉ एंड नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया।
नौ बात की जाती है यहाँ पर जो बशार अल असद जो थे उनके खिलाफ जो था मुस्लिम जो एक तरह से वो सुन्नी जैसे कहते हैं ना सिया एंड सुन्नी, तो एक तरह से ये जो सीरिया जो था वो सुन्नी मुस्लिम जो थे, और जिस वजह से 26 जनवरी यानी कि 26 जैन 2011 को प्रोटेस्ट जो था वो शुरू हो चुका था, जिसमें बसार अल असद के खिलाफ जो था प्रेसिडेंट थे यहाँ के, और बाद में जो था एक तरह से ये बहुत लॉन्ग टाइम तक डिक्टेटर रहे। और जब इनके खिलाफ जो था प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं सिविल वॉर में तब्दील हो चुका था। यस, अब बात करते हैं कि इन सब देशों की, चाहे वो बात करते हैं ट्यूनीशिया हो, इजिप्ट हो, लीबिया हो, येमेन हो, सीरिया हो, इन सब देशों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए CIS को गठित किया गया, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, जिसमें 11 कंट्रीज जो थी वो शामिल थी। ठीक है, यानी कि रशिया से एक तरह से 1991 में बाय रशिया एंड रिफॉर्म जब किया, इसको 11 अदर रिपब्लिक्स जो थी वो कंट्रीज शामिल थी इसमें ये देखिए जो एक तरह से 12 जो स्टेट इसमें बात करते हैं, जो मेन में जो कंट्रीज थी, जैसे कि बेलारूस हो गए, अजरबैजान हो गए, या कि मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज़्बेकिस्तान, तो बहुत सारी कंट्रीज जो थी इसमें शामिल थी। और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, CIS के पीछे? CIS के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि एक तरह से सबसे पहले तो 1991 में गठित हुई, ठीक है, उसमें कौन शामिल था, जो फॉर्मस जो थी इसमें शामिल था काउंसिल ऑफ हेड, काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पर क्यों क्यों शामिल थे। एक तरह से इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, या फिर सोशल जो रिफॉर्म होते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म होते हैं, तो उस वजह से CIS का निर्माण किया गया था, ताकि सिविल वॉर से जनता जो है वो हट जाए और वहाँ पर डेवलपमेंट हो, वहाँ पर डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इस तरह से पॉलिटिकल राइट्स की बात की जा रही है। इसमें देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात की जा रही है कि थर्ड पैराग्राफ में देखिए, CIS परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द चार्टर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ हेड्स एंड स्टेट्स एंड 22 जनवरी 1993। इसमें गोल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या थे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीज एंड कॉमनवेल्थ वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ sovereign equality of all its members. Member states are independent and equal subject under इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो बात की गई है, वही मैंने बताया CIS का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं देश जो हैं वो डेवलपमेंट करें हर तरीके से। और जो आगे देखिए किस तरह से जो मूवमेंट जो था वो उसको मतलब जो सिविल वॉर जो था वो शुरू हो चुका था, जैसे इस पिक्चर के थ्रू बताया जा रहा है। इसमें बात करते हैं CIS फंक्शंस में। CIS फंक्शंस होते थे फॉरेन रिलेशनशिप के, इसमें जो प्रेसिडेंट होते थे, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, और जो कमेटी मेंबर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे इकोनॉमिक और डिफेंस के, वो कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और आर्म फोर्स जो होती थी सोवियत न्यूक्लियर की, वो ये कहते थे कि जो भी मूवमेंट है वो अपने देशों तक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं बात की जा रही थी कोऑर्डिनेट की इंट्रोडक्शन एंड मार्केट टाइप मैकेनिज्म एंड प्राइवेट ओनरशिप इनटू देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक्स। यहाँ बात की जा रही है कि जैसे प्रोटेक्शन की। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए किस तरह से फॉरेन रिलेशंस बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं, डिफेंस की बात की जा रही है, पॉलिसीज की बात की जा रही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लॉ इन्फोर्समेंट की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर CIS का निर्माण किया गया ताकि जो ये कंट्रीज जो थी, ये एक तरह से अरब जो कंट्रीज थी वो सिविल वॉर से हटकर एक तरह से विकसित हो, विकास हो, वहाँ पर डेमोक्रेसी आए और डेमोक्रेटिक रूल आए। ठीक है, तो यस, यहाँ तक हमने बात करी CIS फंक्शंस की।
ठीक है। सीएस जो है वो गठित हुआ, ठीक है। कॉमनवेल्थ एक तरह से जो गठित हुआ, तो उसमें जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट की गई, पॉलिसीज़ को, रूल्स को। लेकिन क्या ये सफल हुआ? लेकिन बात करते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं जो देश हैं, सीरिया है, इजिप्ट है, या यमन है, और ठीक है, लीबिया है, तो वहाँ पर अभी तक जो है सिविल वॉर जो है वहाँ पर होते हैं, और इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो अभी तक स्मूथली वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ जो है वो चेंज हुई है। सोशल मीडिया और एक तरह से जो टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, तो इसका बहुत बड़ा रोल जो रहा है इन देशों को आगे प्रेजेंट करने में। तो बात करते हैं, तो धीरे धीरे जो है वहाँ पर प्रोग्रेस की तरफ जो है वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सीएस फंक्शन के बारे में और अरब स्प्रिंग के बारे में। तो आपने अच्छे से समझा होगा इसको। देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट जो तैयार किया जाता है वो बहुत ही मतलब मेहनत लगती है हर चीज़ में, हर चीज़ को तैयार करने में, कॉन्सेप्ट को। तो उसको अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट है तो उसको आप पूछिए, ठीक है। पूछना बहुत ज़रूरी है और डाउट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब पूरी वीडियोस को देखिए, पूरी वीडियोस को समझिए, और कोई भी डाउट है, उसकी क्वेरीज जो हैं, कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा, उसकी क्वेरीज ज़रूर पूरी की जाएंगी। तो अच्छे से समझिए और मेरे साथ बने रहिए। और इसको मतलब ये पोज दे देकर वीडियो को आप जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हमेशा जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। और बहुत और भी एग्ज़ाम्स में जो है एक तरह से ये टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।